हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करता हूं आप स्वस्थ और हष्ट-पुष्ट होंगे। तो हम पढ़ रहे थे रासायनिक अभिक्रिया तथा समीकरण, जिसका मैं आपको पहला लेक्चर पढ़ा चुका हूं और आज हम पढ़ने वाले हैं इसका दूसरा लेक्चर। तो अगर आप पहला लेक्चर नहीं देखे हैं अभी तक तो पहले जाकर पहला लेक्चर देख के आइए, क्योंकि अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा है तो दूसरा लेक्चर भी आपके समझ में नहीं आने वाला है, क्योंकि पहला लेक्चर दूसरे लेक्चर से बिल्कुल रिलेटेड है। तो आइए पहले हम पहले लेक्चर का रिवीजन कर लेते हैं। तो दोस्तों, पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं और रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, और दूसरा पॉइंट पढ़ा था हमने रासायनिक समीकरण क्या होती है और इसके लिखने के नियम। तथा आज हम लेक्चर 2 में पढ़ने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। ये कितने प्रकार की होती हैं इन्हें हम उदाहरण सहित समझेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया निम्न प्रकार की होती हैं, जिनमें हमारा पहला प्रकार है संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया, तथा दूसरा है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। इसी प्रकार तीसरा है हमारा विस्थापन अभिक्रिया और चौथा है द्विविस्थापन अभिक्रिया, तथा पांचवा है उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया। इसी प्रकार छठा है हमारा अपचयन अभिक्रिया और सातवां है रेडॉक्स अभिक्रिया। इसी प्रकार हमारा आठवां है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया तथा लास्ट है हमारा ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो दोस्तों, हम इन अभिक्रियाओं के बारे में विस्तार से पढ़ने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहली अभिक्रिया। तो पहली अभिक्रिया है हमारी संयोजन अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया क्या होती है दोस्तों? वे अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक ही पदार्थ का निर्माण करते हैं संयोजन अभिक्रिया कहलाती हैं। तो दोस्तों, संयोजन अभिक्रिया वे अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक ही पदार्थ का निर्माण करते हैं उन्हें संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसे जैसे कि दोस्तों मेरे पास ये एक मार्कर है और ये इसका कैप है, अगर ये दोनों मिलकर किसी एक पदार्थ का निर्माण करते हैं तो इसे हम संयोजन अभिक्रिया बोलेंगे। तो आइए इसे उदाहरण द्वारा समझते हैं। तो जैसे ही कार्बन और ऑक्सीजन गैस मिलकर हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करती हैं। तो दोस्तों, ये कार्बन और ऑक्सीजन दो अलग अलग अभिकारक हैं जो मिलकर एक ही उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। इसी प्रकार हमारा दूसरा उदाहरण है हाइड्रोजन गैस तथा ऑक्सीजन गैस मिलकर जल का निर्माण करते हैं। तो ये थी हमारी संयोजन अभिक्रिया। तो दोस्तों, आपको समझ में आया होगा। आइए मैं इसे आपको एक बार दोबारा बता देता हूँ। संयोजन अभिक्रिया दोस्तों वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक पदार्थ का निर्माण करते हैं संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। आइए अब पढ़ते हैं हम दूसरी अभिक्रिया। तो दूसरी अभिक्रिया है हमारी वियोजन अभिक्रिया। तो इसमें क्या होता है दोस्तों? वे अभिक्रियाएं जिनमें एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ बनाते हैं। तो वियोजन अभिक्रिया क्या होती है दोस्तों? जिनमें एक या एक से अधिक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ बनाते हैं तो उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे दोस्तों, ये मार्कर को मैं अलग कर दूं तो ये पहले एक था लेकिन ये अब दो भागों में बट गया, तो इसे ही हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पर हमारा ये कैप और मार्कर का वियोजन हो गया, इसलिए हम इसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसका उदाहरण देखें तो हमारा KClO3 जो अभिक्रिया के बाद दो भागों में टूट रहा है, KCl और O3। इसी प्रकार इसका दूसरा उदाहरण हमारा कार्बन डाइऑक्साइड जो टूटकर कार्बन और ऑक्सीजन में विभक्त हो जाती है। तो ये थी हमारी वियोजन अभिक्रिया। आशा करता हूँ आपको ये दोनों अभिक्रिया समझ में आई होंगी। अब हम पढ़ते हैं अगली अभिक्रिया। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं अगली अभिक्रिया, अभिक्रिया नंबर 3। तो अभिक्रिया नंबर 3 है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है दोस्तों? ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक तत्व दूसरे तत्व को विस्थापित करके उसका स्थान ले लेता है। तो विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है दोस्तों? इसमें एक तत्व दूसरे तत्व को विस्थापित करके उसका स्थान ले लेता है। इसे आइए उदाहरण द्वारा समझते हैं। तो जैसे दोस्तों यहाँ पर ये आप देख रहे हैं जिंक है और ये कॉपर सल्फेट है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारे जो जिंक है वो कॉपर को विस्थापित करके उसका स्थान ले रहा है। तो यहाँ पर जिंक हमारा कॉपर का विस्थापन कर दे रहा है और उसकी जगह खुद आ जा रहा है। तो ये हो गई हमारी विस्थापन अभिक्रिया। तो इसी तरह हमारी अभिक्रिया नंबर 4 जिसे द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है दोस्तों? ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो तत्व आपस में स्थान बदल लेते हैं। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है दोस्तों? जिसमें दो तत्व आपस में स्थान बदल लेते हैं, यानी कि एक दूसरे का स्थान पर चले जाते हैं वो। तो आइए इसे उदाहरण द्वारा समझते हैं। जैसा कि दोस्तों आप उदाहरण में देख सकते हैं, जो सोडियम है वो बेरिलियम के स्थान पे आ जा रहा है और इसी तरह जो बेरिलियम है वो सोडियम का स्थान ले रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों? द्विविस्थापन हो रहा है जिसमें सोडियम और बेरिलियम आपस में एक दूसरे से स्थान बदल रहे हैं। तो ये थी हमारी द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब पढ़ते हैं अगली अभिक्रिया। तो अगली अभिक्रिया हमारी क्या है दोस्तों? उपचयन अभिक्रिया।
उपचयन अभिक्रिया में क्या होता है दोस्तों, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग तथा हाइड्रोजन की कमी होती है। तो उपचयन अभिक्रिया दोस्तों, उपचयन अभिक्रिया में क्या होता है, ऑक्सीजन का योग तथा हाइड्रोजन की कमी, और हम उपचयन अभिक्रिया को ही ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, इसे हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी बोलते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, हम इसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी बोलते हैं। आइए इसका उदाहरण देखते हैं। कार्बन प्लस ऑक्सीजन गैस मिलकर हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो रहा है, हमारा जो ऑक्सीजन है उसका कार्बन डाइऑक्साइड में योग हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमारा कार्बन था जो दोस्तों वो अकेला था और ऑक्सीजन अलग अलग थे। लेकिन अभिक्रिया के बाद यहाँ पर हमारा कार्बन से ऑक्सीजन मिल गया, यानी कि यहाँ पर ऑक्सीजन का योग हो गया। तो ये थी हमारी उपचयन अभिक्रिया। अब आइए देखते हैं अगली अभिक्रिया। हमारी अगली अभिक्रिया है दोस्तों अपचयन अभिक्रिया। तो चलिए अब देखते हैं अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया क्या होती है दोस्तों, अपचयन अभिक्रिया क्या होती है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की कमी तथा हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। तो अपचयन अभिक्रिया क्या होती है दोस्तों, जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है किंतु हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। अपचयन अभिक्रिया उपचयन अभिक्रिया की ठीक उल्टी होती है, ये आपको याद रखना है। अपचयन और उपचयन एक दूसरे की उल्टी होती हैं। आइए अपचयन का उदाहरण देखते हैं। तो इसका उदाहरण है दोस्तों, कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस मिलकर हमारा कॉपर और जल बनाते हैं। तो इसमें दोस्तों क्या हो रहा है, हमारा जो कॉपर ऑक्साइड से जो ऑक्सीजन है उसकी कमी हो रही है। कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो यहाँ पर यानी ऑक्सीजन की कमी के कारण अपचयन अभिक्रिया हो रही है। आइए अब देखते हैं अगली अभिक्रिया। तो अगली अभिक्रिया है हमारी रिडॉक्स अभिक्रिया। रिडॉक्स अभिक्रिया जिसमें उपचयन तथा अपचयन दोनों अभिक्रिया साथ साथ होती हैं। तो रिडॉक्स अभिक्रिया दोस्तों वह अभिक्रिया जिसमें उपचयन तथा अपचयन दोनों अभिक्रिया साथ साथ हों, रिडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। आइए इसका उदाहरण देखते हैं। तो इसका उदाहरण है दोस्तों जिंक प्लस कॉपर सल्फेट मिलकर हमारा जिंक सल्फेट तथा कॉपर बनाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो रहा है, हमारा जो जिंक है यहाँ ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है किंतु कॉपर में हमारी ऑक्सीजन की कमी हो रही है। तो यहाँ पर हमारी जिंक में ऑक्सीजन की वृद्धि के कारण उपचयन अभिक्रिया तथा कॉपर में ऑक्सीजन की कमी के कारण हमारी अपचयन अभिक्रिया हो रही है। तो इस उदाहरण में आप दोस्तों देख सकते हैं अपचयन तथा उपचयन दोनों अभिक्रिया साथ साथ हो रही हैं, इसलिए यहाँ पर हमारी रिडॉक्स अभिक्रिया कहलाई। तो आइए देखते हैं अगली अभिक्रिया। अगली अभिक्रिया हमारी दोस्तों ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है दोस्तों, जिन अभिक्रियाओं में हमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी प्राप्त होती है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया दोस्तों वे अभिक्रिया होती हैं जिसमें हमें उत्पाद तो मिलता ही है, उनके साथ साथ ऊष्मा भी मिलती है, या फिर यह कह सकते हैं जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, उन अभिक्रिया को हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। इसका उदाहरण देख लेते हैं। तो इसका उदाहरण जैसे दोस्तों हमारा कार्बन प्लस ऑक्सीजन गैस मिलकर हमारा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊष्मा बनाते हैं। तो यहाँ पर हमारा दोस्तों हमें उत्पाद तो मिल ही रहा है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हमें ऊष्मा की भी प्राप्ति हो रही है। तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। और दोस्तों जो शोषण होता है हमारा, वो भी हमारा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण होता है। इसी तरह आइए अगली अभिक्रिया देखते हैं। तो अगली अभिक्रिया है हमारी ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिनमें अभिक्रिया के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया दोस्तों वह अभिक्रिया जिसमें हमें अभिक्रिया कराने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया में क्या होता है दोस्तों, अगर हमें उत्पाद बनाना है तो उसके लिए बाहरी स्रोत से ऊष्मा लेनी पड़ती है, जैसे सूर्य से या फिर कहीं से बाहरी स्रोत से ऊष्मा लेंगे तभी हमारा उत्पाद मिलेगा हमें। ऐसी अभिक्रिया को हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। आइए इसका उदाहरण देखते हैं। इसका उदाहरण है दोस्तों हमारा प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया क्या होती है दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड और जल की तथा ऊष्मा की उपस्थिति में हमारा प्रकाश संश्लेषण होता है, जिसमें हमें ग्लूकोज तथा ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है। तो इसमें दोस्तों हमें ऊष्मा की भी आवश्यकता होती है। यदि उस प्रकाश संश्लेषण में ऊष्मा नहीं देंगे तो पौधों को ऊष्मा प्राप्त नहीं होगी, जिससे कि पत्तियों में क्लोरोफिल होता है, वो ऊष्मा की उपस्थिति में ही हमारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कराता है। तो ये अभिक्रिया अधूरी रह जाएगी, इसलिए हमें ऊष्मा बहुत आवश्यक है। इसका आइए अगला उदाहरण देखते हैं। जैसे इसका अगला उदाहरण है जल। यदि हम जल को ऊष्मा देते हैं तो वो हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन गैस में विभक्त हो जाता है। जैसा कि दोस्तों आपने देखा होगा, यदि हम जल को गर्म करते हैं यानी हीट करते हैं, चूल्हे पे रख के उबालते हैं, तो जल की भाप बनती है, उसमें हमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस दोनों मिक्स होती हैं। यदि हम जल को ऊष्मा ना देंगे तो ऐसा ना होगा।
इसीलिए हम ऊष्मा देनी पड़ेगी, तभी हमें उत्पाद की प्राप्ति होगी। ऐसी अभिक्रिया को हम ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों आपको आज का लेक्चर भी अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।